नमस्कार। सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर का नाम है आर्थिक विचारों का इतिहास। आर्थिक विचारों का इतिहास ऐसा पेपर है जो जनरली सभी विषयों में जिसके थिंकर्स को पढ़ा जाता है। जैसे आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं, लगभग उसी तरह के थिंकर्स या कहें कि अधिकांश वे ही थिंकर्स आपको इस विषय में पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन जो ख़ास बात है वो ये कि यहाँ उनके आर्थिक विचारों से हम अधिक सरोकार रखेंगे। हालांकि व्यक्ति के जो व्यक्तित्व होता है वो उसके संपूर्ण विचारों का ही होता है, चाहे वे सामाजिक हों, चाहे आर्थिक हों, चाहे राजनीतिक हों। और उसके जो विचार हैं वो आर्थिक विचार से ज़रूर अभिप्रेरित होते हैं। वो किस तरह के आर्थिक विचार रखता है, इस प्रकार की आइडियोलॉजीज़ इम्पॉर्टेंट होती हैं। यहाँ आर्थिक विचारों के इतिहास में सबसे पहले हम प्राचीन आर्थिक विचारों से आरंभ करते हैं। उससे भी पहले ये जानना ज़रूरी है कि इन आर्थिक विचारों के इतिहास का अध्ययन करने के लिए हमें किन किन सोर्सेस को जानना होगा। अब आप सोचिए कि हमें यदि प्राचीन भारत के आर्थिक विचार जानने हैं तो हमें कहाँ से मिलेंगे वे आर्थिक विचार? प्राचीन भारत के जो साहित्य है उससे हमें प्राप्त होगा। प्राचीन भारत के जो मॉन्यूमेंट्स हमें मिले हैं, पुरातत्व विभाग के द्वारा जो खुदाइयाँ हुई हैं, जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, उन खुदाइयों से प्राप्त वस्तुओं से हमें तत्कालीन आर्थिक विचारों का ज्ञान होगा। क्योंकि अर्थव्यवस्था कैसी है, यह उस काल के नगर संरचना, उस काल में काम में ली जाने वाली वस्तुओं, उनके अवशेषों, उस काल का साहित्य, ये सभी चीज़ उस काल के अर्थव्यवस्था के बारे में हमें बताती है। तो पूरी विश्व में आर्थिक विचारों को जानने के लिए हमें प्राचीन विचारकों का अध्ययन सबसे पहले करना होगा। उन विचारकों के अध्ययन से ही हमें ज्ञात होगा कि तत्कालीन अर्थव्यवस्थाएं किस प्रकार की थीं, उनके आर्थिक विचार विभिन्न विषयों पर क्या रहे। जो भी अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है, श्रम, भूमि, पूंजी, संगठन, साहस, इन सब के बारे में उस काल में क्या विचार थे, उत्पादन किस तरह का था, उपभोग किस प्रकार का था, विनिमय कैसा था, वितरण के कौन से ऐसे साधन अपनाए गए थे। तो उस काल में अर्थव्यवस्था कैसी थी, ये जानने के लिए हमको उस काल के साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। इसके साथ साथ उस काल के आर्थिक विचारकों ने किस प्रकार के विचार रखे थे, वो आर्थिक विकास को किस दृष्टि से देखते थे, ये भी महत्वपूर्ण है। तो जब हम प्राचीन विचारों की बात करते हैं तो जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करके हमें ज्ञात होता है। प्राचीन विचारक हैं। विश्व अर्थव्यवस्था में को जानने के लिए हमें
अरस्तु, प्लेटो, इस प्रकार के विचारकों के अध्ययन करने होते हैं। प्राचीन भारतीय आर्थिक विचारों को जानने के लिए हमें तत्कालीन साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। वेदों में किस प्रकार के हमारे विचार मिलते हैं अर्थव्यवस्थाओं के लिए, महाभारत काल में कैसा था, रामायण काल में कैसा था, उपनिषद काल में कैसा था, इस प्रकार से उस काल के अध्ययन करने से ही प्राचीन आर्थिक विचारों का इतिहास हमें ज्ञात होता है। उसके बाद हम मध्यकालीन आर्थिक विचारों पर आते हैं। मध्यकाल में विश्व में बहुत सारे जो देश थे वे काफ़ी विकसित हो चुके थे, उनकी अर्थव्यवस्थाएं काफ़ी विकसित हो चुकी थीं और हमें उस काल के बहुत सारे लेख भी प्राप्त हो जाते हैं। विभिन्न भाषाओं में हमें अनेक प्रकार के लेख, अभिलेख, ये सब कुछ इतिहास भी प्राप्त हो जाता है। आखिर आर्थिक विचार आरंभ कहाँ से होते हैं? व्यक्ति जब से जन्म लेता है तभी से अर्थशास्त्र से जुड़ जाता है। एक बालक जन्म लेते ही अर्थशास्त्र से जुड़ जाता है। जैसे ही वह पहली सांस बाहर लेता है तो उसको भूख लगती है। वो जैसे ही बाहर आता है उसे सर्दी गर्मी से बचाने के लिए वस्त्रों की आवश्यकता पड़ती है। ये सब अर्थशास्त्र विषय है। तो प्रत्येक व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत अर्थशास्त्र से जुड़ा होता है। प्राचीन काल में जब मनुष्य जंगली अवस्था में था तब उसने इन सब के लिए जंगलों का आश्रय लिया। धीरे धीरे सबसे पहला आविष्कार मनुष्य का जिसने सभ्यता के विकास में मदद की है, वो सबसे ज़्यादा चमत्कारिक आविष्कार यदि कुछ है जिसने विज्ञान को जन्म दिया, वह है आग। आग की खोज। आग की खोज ने मनुष्य को सुरक्षित कर दिया। आग की खोज ने उसे विकसित होने में मदद की। दूसरा आविष्कार जो मनुष्य इतिहास में सबसे बड़ा महत्व रखता है वो है पहिया। इसने प्रौद्योगिकीय प्रगति की है। तो जिस तरह से आग ने विज्ञान को प्रगति दी है और पहिए ने प्रौद्योगिकी को प्रगति दी है, उसी प्रकार से अर्थव्यवस्था, आर्थिक विकास को प्रगति देने वाली जो आविष्कार है, जो खोज है मनुष्य की, वह है मुद्रा। इस मुद्रा ने, यह प्राचीन काल से ही है। मुद्रा अभी नई नहीं जन्मी है। प्राचीन काल से ही मुद्रा का हम इस्तेमाल करते आए हैं। चाहे यह कभी पशुओं के खालों के रूप में रही हो, चाहे यह कभी कौड़ियों के रूप में रही हो, चाहे यह कभी शंख और सीपियों के रूप में रही हो। वैदिक काल में गायों के को धन का एक रूप माना गया।
भूमि को धन का एक रूप माना गया। इसी प्रकार से धीरे धीरे सिक्कों का प्रचलन आरंभ हुआ और ये सिक्के अभी भी खुदाई में मिलते रहते हैं। ये सिक्के धीरे धीरे चांदी के सिक्कों में बदल गए, सोने के सिक्कों में बदल गए और जब अर्थव्यवस्था ने जटिल रूप धारण कर लिया तब हमें पत्र मुद्रा पर आना पड़ा। तो इस प्रकार से हम जब आर्थिक इतिहास की बात करते हैं, आर्थिक विचारों के इतिहास की बात करते हैं, तो हमें प्राचीन काल से ही आरंभ होना होता है। जब मनुष्य थोड़ा सा विकसित हुआ तो उसने खेती करना आरंभ की। कंदमूल फल खाने के बाद जब वो खेती करने लगा तो प्रकृतिवाद एक विचारधारा के रूप में जन्म हो गया। मनुष्य ने पाया कि एक बीज वह धरती में डालता है और उसके बदले में उसको बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। तो उसने यह पाया कि केवल प्रकृति है जो हमें कई गुना अधिक देती है और प्रकृतिवादी विचारकों ने इस प्रकार कृषि अर्थव्यवस्था को महत्व दिया। साथ ही उनके दार्शनिक विचार इस संबंध में महत्वपूर्ण रहे। प्रकृतिवादी दूसरों को हानि पहुंचाए बिना विकास करने की बात कहते हैं और यही बात आगे जाकर एडम स्मिथ ने भी प्रकृतिवाद और आशावाद के रूप में कही है। तो इस प्रकृतिवाद से आरंभ होकर धीरे धीरे जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ी, मनुष्य और अधिक विकसित हो गया, वैसे वैसे उसने पाया कि अकेले काम करने से कुछ नहीं होगा। जो चीज़ हम उगाते हैं और कोई चीज़ दूसरा उगाता है, इनको हम विनिमय कर लेते हैं। तो विनिमय की प्रणाली तब से आरंभ हुई और इस विनिमय ने व्यापार का रूप धारण कर लिया और यही आगे जाकर वणिकवादी विचारधारा उत्पन्न हुई। इस वणिकवादी विचारधारा के परिणाम स्वरूप बहुत सारे यूरोपीय देश जिनके पास में कम साधन होते हुए भी केवल वे समुद्र यात्रा के माध्यम से व्यापार करने के लिए अन्य देशों में चले गए और तब से विकास के नए आयाम की खोज हुई और उपनिवेशवाद जैसी घटनाएं विश्व में हो गई। हम वणिकवादी विचारधारा के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को यहाँ पर उजागर कर लेते हैं और ये जो वणिकवादी विचारधाराएं हैं, इनमें उन्होंने ये पाया कि एक वस्तु को देकर दूसरी वस्तु प्राप्त करने से हमें बहुत अधिक संपत्ति प्राप्त हो जाती है। ऐसे में उनके लिए संपत्ति का स्रोत प्रकृतिवादियों से भिन्न व्यापार हो गया। प्रकृतिवादियों ने संपत्ति के स्रोत को केवल कृषि में देखा था। इसी प्रकार विदेशी व्यापार को एक महत्वपूर्ण
रूप से महत्व मिल गया जब वाणिज्यवादी विचारधारा सामने आई। व्यापार के कारण व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन जैसी नई समस्याएं उत्पन्न हुई। साथ ही राजकीय हस्तक्षेप बहुत महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि किसी भी देश से व्यापार करने के लिए राज्य की जो अनुमति की मोहर थी वो बहुत आवश्यक थी। यदि हम थोड़े से इतिहास की तरफ जाएं तो 1610 की जहांगीर से की गई जो संधि है वो बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। अंग्रेजों ने व्यापार के लिए जो संधि भारत में जहांगीर से की थी उसको एक मील का पत्थर माना जाता है। तो यहाँ तक आज हम प्राकृतिकवाद और वाणिज्यवाद तक बात कर रहे हैं। कल हम आरंभ करेंगे एडम स्मिथ से, जो कि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में माने जाते हैं। That's all. Thank you.